नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई से 26 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी 23 जुलाई को ब्रिटेन का दौरा करेंगे, तो वहीं 25 जुलाई को मालदीव का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा दोनों देशों के संबंधों के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। पीएम की इस यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर साइन किए जाने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को एक नई ऊंचाई मिलेगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए भारत और ब्रिटेन की कोशिश द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 120 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाने की है। उम्मीद की जा रही है कि इस समझौते पर गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मुलाकात के दौरान आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर हो सकते हैं। भारतीय हाई कमिश्नर दोराई स्वामी के मुताबिक एफटीए सिर्फ टैरिफ रिडक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ट्रेड के नियम, कस्टम्स अरेंजमेंट, रूल्स ऑफ ऑरिजिन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट और सर्विस सेक्टर से जुड़े कई अहम मुद्दे शामिल हैं। एक बार यह समझौता साइन किए जाने के बाद, इसे रैटिफाई किए जाने के बाद दोनों देशों के व्यापारियों को ज़्यादा प्रिडिक्टेबल फ्रेमवर्क मिलेगा। इससे दोनों देशों के व्यापारियों के लिए नियम आसान और ट्रांसपेरेंट होंगे, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा। पीएम मोदी के ब्रिटेन के दौरे के दौरान खालिस्तानी उग्रवाद से लेकर भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई तक की बात होगी। पीएम मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात किंग चार्ल्स III से भी तय है। 2018 में जब पीएम ब्रिटेन गए थे, तब उन्होंने तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ मिलकर एक आयुर्वेदिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की थी। उम्मीद है कि इस बार भी दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य, पर्यावरण और जीवन शैली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के साथ एक बिजनेस डेलीगेशन भी इस दौरे पर है। ब्रिटेन में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मालदीव रवाना होंगे, जहां वे 26 जुलाई को वहां के स्वतंत्रता के 60 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। तो कितना अहम हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी का यह ब्रिटेन दौरा, उससे क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, हाउ प्रोडक्टिव इट कैन बी, इन्हीं सब हम चीज़ों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह साहब जुड़ चुके हैं और बतौर अर्थशास्त्री अश्विनी राणा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सिंह साहब, शुरुआत आपके साथ। अब देखिए, एक तरफ तो मानसून सत्र का हंगामा, पूरे देशवासियों की नज़र उस पर है ही, और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की ये ब्रिटेन यात्रा, हालांकि मालदीव भी उस चैप्टर में एडेड है। आप कैसे देख रहे हैं सर इस ब्रिटेन यात्रा को? क्या इसे मात्र एक यात्रा के रूप में देखा समझा जा सकता है, या इससे कई कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो भारत के लिए बहुत उपयोगी हो? देखिए कुणाल, ये यात्रा को हम एक दूसरी यात्रा के रूप में नहीं देख सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ के द गार्जियन ने जो हेडिंग दिया है, द लैंडमार्क ट्रेड डील नाम दिया है इसको, जो ट्रेड डील है। इसके अलावा भी बहुत सी बातचीत होंगी, लेकिन ब्रिटेन और भारत के हम रिश्तों को देखें तो ब्रिटेन लंबे समय तक हमारा कॉलोनियल मास्टर रहा। उससे हमें मुक्ति मिली तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पावर ट्रांसफर हो गया। कोई हिंसा, उस दूसरे तरीके की हिंसा हुई, लेकिन उस तरह की हिंसा नहीं हुई कि कॉलोनियल मास्टर और भारत के बीच में हिंसा हुई हो। और ब्रिटेन के साथ भारत के लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, चाहे किसी की भी सरकार भारत में हो। यूरोप के किसी भी कंट्री से इतने घनिष्ठ संबंध नहीं हैं जितने ब्रिटेन के साथ हैं। वहाँ की शिक्षा से भारत ने बहुत कुछ गेन किया है, और आज ब्रिटेन है वो हायर एजुकेशन के संकट से गुजर रहा है। जो टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन की कई रिपोर्ट आ चुकी हैं, ब्रिटेन में संकट है, हेल्थ का संकट, एजुकेशन का संकट। तो ब्रिटेन में हेल्थ एजुकेशन के साथ आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है। इसलिए ब्रिटेन भी ये चाहता था कि कोई न कोई एग्रीमेंट हो जिससे ब्रिटेन को फायदा हो, और इसीलिए ब्रिटेन की एक्सपर्ट्स की टीम और भारत की एक्सपर्ट्स टीम ने लगभग 3 साल तक मंथन करके, गहन अध्ययन करके
एनालिसिस करके इस एग्रीमेंट पे पहुंचे हैं। और एग्रीमेंट का मतलब यह है कि विन विन सिचुएशन है, दोनों को फायदा होगा, लेकिन किसको कितना होगा और भारत अपने फायदे के लिए कैसे मोल्ड करेगा इसको, ये सोचने की बात है। और उसमें आप और हम भी बात कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स ने भी जब बातचीत हुई, नेगोशिएशन की प्रोसेस थी, उसमें देखा होगा निश्चित रूप से। अब जो नेगोशिएशन करके एग्रीमेंट अब फाइनल हो रहा है वो इस साल से लागू नहीं हो सकता, वो अगली साल से लागू होगा, क्योंकि पार्लियामेंट से पास करना पड़ेगा दोनों देशों की में एक डेमोक्रेटिक लीगल प्रोसीजर है, तो अगली साल से होगा। इसमें देखिए भारत को फायदा है, भारत के 99% एक्सपोर्ट्स हैं, उनको फायदा होगा। और बहुत से जैसे टेक्सटाइल है, ज्वेलरी है, इन पे 0 टैरिफ तक आ सकता है, ड्यूटी आ जाएगी। दूसरी तरफ ब्रिटेन को है 90% ब्रिटेन से आने वाले आइटम्स पे ब्रिटेन को फायदा होगा। और विशेष रूप से जो मीडिया में अभी ज्यादा पब्लिसिटी हो रही है वो कार की और अल्कोहल की, लीकर की हो रही है। जो ब्रिटेन की विस्की बड़ी पॉपुलर है इंडिया में, उसके बहुत से कारण हैं। तो इसको लेके है कि विस्की पे पहले 150% ड्यूटी लगती थी, तो अब 75% तो इमीडिएट कर देंगे और आने वाले समय में 40% तक ले आएंगे। इसी तरह कार पे भी ड्यूटी कम कर रहे हैं। तो भारत में जो इंडिया मेड फॉरेन लीकर है इंडस्ट्री है और जो भारत का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो निश्चित रूप से नेगेटिवली प्रभावित हो सकता है, लेकिन उनको कम्पिटिटिव होना चाहिए, एक्सक्यूज नहीं हो सकती। अब यह है कि वो जो ड्यूटी कम हो रही है वो क्या जो बेनिफिट है कस्टमर को ट्रांसफर करेंगे, ये भारत का इंटरनल मामला है, किस सीमा तक ट्रांसफर होगी। जैसे अल्कोहल का है, विस्की का मामला वो स्टेट को दे देंगे, तो स्टेट उसी प्रोपोर्शन में कम करेगा या नहीं करेगा, वो इंटरनल मंथन चलता रहेगा। इसके अलावा ये तो होगा ही सिग्नेचर, इसके अलावा वाइड रेंज ऑफ इश्यूज पे बात होगी, उसमें डिफेंस है, सिक्योरिटी है, जो हमारे दो अपना एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसके तहत आना चाहिए। दोनों देशों के बीच ट्रीटी है, लेकिन फिर भी अभी तक उनको नहीं भेजा, विजय माल्या और जो मोदी हैं उनको। इसके अलावा जो खालिस्तान की स्थिति है, पिछले मार्च में हमारे विदेश मंत्री गए थे तो उनकी कार भी कुछ इस तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ था। तो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और ब्रिटेन किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है, इस पे बातचीत होगी। एक महत्वपूर्ण यह है कि भारत अपने एशिया से बाहर पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी से कर रहा है। यूरोप के साथ अभी एडवांस स्टेज में है और बहुत से देशों से एडवांस स्टेज में चल रहा है, लेकिन पहला ऐसा देश है जिसके साथ हुआ है। एक एजुकेशन को लेके ब्रिटेन की जो साउथम्पटन यूनिवर्सिटी है उसने गुरुग्राम में कैंपस ऑलरेडी खोल लिया है। तो पहली विदेशी यूनिवर्सिटी है जो भारत में कैंपस खोल रही है। और मैंने शुरू में बताया था कि ब्रिटेन हायर एजुकेशन के क्राइसिस से गुजर रहा है, इसलिए भारत से ज्यादा ब्रिटेन को जरूरत है कि हायर एजुकेशन में वो कोलैबोरेट करे। लेकिन अब निश्चित रूप से इसमें भी कुछ मंथन हुआ होगा। हायर एजुकेशन की हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको उसमें किस तरीके से फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हम अलाउ कर रहे हैं, वो डिटेल की बातें हैं, वो हम यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित रूप से ब्रिटेन और भारत के रिश्ते घनिष्ठ हो रहे हैं। और जैसा कि आपने भी बताया और ये मीडिया में भी आ रहा है, 5 साल में डबल करने का है, तो निश्चित रूप से भारत को फायदा होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रिटेन को फायदा नहीं होगा, दोनों को फायदा होगा, विन विन सिचुएशन है। जी कुणाल। ओके राणा साहब, बहुत सारे की एरियाज का उल्लेख किया करोड़ी सिंह साहब ने। एक पॉइंट को मैं पिक करता हूं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। क्या भारत का यह दौरा ब्रिटेन में उन संभावनाओं, उन अवसरों को तलाशने की कोशिश है जो शायद इस वक्त अमेरिका के तरफ से एक रोलर कोस्टर राइड से गुजर रही है? एक तरफ टैरिफ की वॉर चल रही है और दूसरी तरफ ये एफटीए की प्रक्रिया। आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत इस समय जब अमेरिका के साथ ये सारा टैरिफ वार और प्रकार की बातचीत शुरू हुई थी तो भारत ने बी प्लान पे काम ऑलरेडी करना शुरू कर दिया था। और क्योंकि फ्री ट्रेड के बात तो 3 साल से ब्रिटेन के साथ चल रही है, लेकिन अब उसका फोकस जो है वो ज्यादा हो गया है कि भाई हमें हमारी
देशों में बढ़ाई जाए अगर अमेरिका में कुछ दबाव आता है तो, क्योंकि अगर वो इफेक्ट होता है तो देश को लिए मुश्किल होती है और इंडस्ट्री के लिए भी मुश्किल होता है। तो इसलिए वो फैक्टर तो बिल्कुल रहेगा और वो ब्रिटेन क्या बाकी देशों के सभी देशों के साथ भारत इस समय उसके ऊपर जो है काम कर रहा है कि इसीलिए भारत जब ये बात आ रही है कि भाई हम टैरिफ ब्रिटेन के साथ कम करेंगे, वो भी कम करेगा, उसका कारण यही है कि भाई और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा और उसके आधार पर यह है कि रोज रोज के ये चिक वाली चीज भी नहीं होगी और ब्रिटेन को भी उसका लाभ होगा और हमें भी लाभ होगा, क्योंकि हम जो है आगे उसमें है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है, इंपोर्ट ब्रिटेन से हमारा कम होता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, वो सेक्टर यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है कि जो लोग पहले बाहर जाके पढ़ना चाहते थे अब अपने देश में जाके पढ़ सकते हैं। तो वो भी सरकार की जो सोच है वो अच्छी है कि वो यूनिवर्सिटीज यहाँ पर अवेलेबल हो, उसके ऊपर सरकार पहले ही काम कर रही है। तो आपने जो प्रश्न किया उसमें निश्चित रूप से भारत उसी और देख रहा है और वो एक एडवांटेज पोजीशन पे होगा भारत इस एग्रीमेंट के बाद। सिंह साहब, ब्रिटेन के बारे में तो आपने बहुत उल्लेखनीय तरीके से बताया, लेकिन खास बात यह है कि सर वो मालदीव भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। यूं तो 60 साल पूरे हो रहे हैं स्वतंत्रता के, तो वो गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे और हम देख रहे हैं विगत वर्षों में कई जगह तो सुप्रीम ऑनर भी उन्हें मिलता ही है तमाम देशों में। मालदीव के पर्सपेक्टिव में आप इस विजिट को कैसे आंकते हैं सर? देखिए कुणाल, पहले तो मैं ब्रिटेन वाले में एक फुटनोट लगा दूं जी, क्योंकि फायदा दोनों को हो रहा है, लेकिन कुछ इश्यूज हैं। जैसे ब्रिटेन का कार्बन टैक्स है, भारत के कुछ एक्सपोर्ट्स पे कार्बन टैक्स वो अभी भी लगाएगा, ये मुद्दा है, अभी तक रिजोल्व नहीं हुआ है। दूसरा, प्रोफेशनल और लीगल सर्विसेज हैं वो इसके दायरे में नहीं आई हैं। तो अभी प्रधानमंत्री के साथ हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हैं, हो सकता है अभी बातचीत हो या बाद में बातचीत हो, इनको रिजोल्व किया जाएगा। खैर, आप मालदीव की बात करें, मालदीव के पिछले 3 साल से बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं भारत के रिश्तों में, और उसका कारण वहाँ की घरेलू राजनीति है। क्योंकि घरेलू राजनीति की वजह से ही मोइजू ने जब चुनाव लड़ा तो एक नारा दिया था, इंडिया आउट। हाँ, और वो नारा दिया था तो वहाँ के वोटर्स को या पब्लिक को सेटिस्फाई करना था, इसलिए इंडिया से रिश्ते उस सीमा तक बिगड़ गए, अच्छे रिश्ते नहीं रहे। और एक सीमा तक यहाँ तक चले गए कि भारत के यहाँ के लोगों ने भी एक मूवमेंट चलाया कि भारतीय वहाँ मालदीव नहीं जाएंगे और लक्षद्वीप और यहाँ जाएंगे, तो रिश्ते में बहुत खटास आ गया था। और उसी समय चाइना की तरफ उनका झुकाव हुआ, क्योंकि मोइजू सबसे नॉर्मली एक होता है कि हमारे नेबरिंग कंट्री के जो लीडर होते हैं, नया इलेक्ट होता है तो सबसे पहले भारत की विजिट करता है। उसका कारण है, वो मान के चलते हैं कि भारत हमारा रिश्तेदार है। दूसरे हैं वो दोस्त हो सकते हैं, तो दोस्त और रिश्तेदार में वो फर्क करते हैं। लेकिन मोइजू साहब ने पहली विजिट टर्की की और फिर वो चाइना के नजदीक गए, तो निश्चित रूप से भारत को भी संदेह होना स्वाभाविक था। पहले तो चुनाव के दौरान नारे दिए, फिर भारत के विरुद्ध वहां पब्लिक ओपिनियन बनाया और फिर इन देशों की विजिट की, तो रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। लेकिन मालदीव ये जानता था कि कोई भी देश जो दूर है, टर्की हो चाहे चीन हो, उससे तो नजदीक भारत है। अगर कोई संकट होगा तो भारत ही रिश्तेदार ही सबसे पहले मदद करेगा। तो उन्होंने रियलाइज किया और भारत के नजदीक आए, और भारत ने भी एक सकारात्मक रेस्पॉन्स दिया, उनके बजट को सपोर्ट दिया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रेटर माले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उससे अलग अलग आइलैंड्स को जोड़ने का, इस तरह का, तो निरंतर रूप से भारत मदद कर रहा है। क्योंकि भारत की क्या है, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है। तो भारत ये चाहता है कि जो छोटे पड़ोसी देश हैं उनकी मदद करके गुडविल बनाए हम, और गुडविल बनाए तो भारत को एक भारत की प्रतिष्ठा बनती है और एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलता है। तो भारत उनसे कोई इकोनॉमिक टर्म्स में ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, वो छोटे हैं, भारत पे डिपेंडेंट हैं, भारत में ज्यादा एक्सपोर्ट करने को उनके पास कुछ नहीं है, हमारे पड़ोसी देशों के पास। लेकिन भारत का जो सुरक्षा संबंधी रणनीतिक हित है वो निश्चित रूप से हमारे पड़ोसियों के साथ जुड़ा हुआ है, और पड़ोसियों का विकास है
वो भारत के साथ जुड़ा हुआ है। तो पड़ोसी ये चाहते हैं कि हमारा विकास हो, वो भारत की मदद से हो, भारत निरंतर रूप से सहयोग करता रहे और हम भारत का जो सुरक्षा संबंधी और रणनीतिक हित है उसके अगेंस्ट में नहीं जाएं। लेकिन एक स्टेज पे चीन बहुत नजदीक आ गया था तो सब जगह एक चिंता की सी बात थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि रिश्ते सुधर रहे हैं और चीन इस सीमा तक नहीं जाएगा कि मालदीव में कोई बेस बनाए जो भारत की सुरक्षा को डिटरमिन करे या भारत के रणनीतिक हित को डिटरमिन करे। जी नहीं ठीक है सर, आपने बहुत डिटेल्ड वे में बताया। राणा साहब, आप भी इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सिंह साहब ने जिक्र किया स्वाभाविक तौर पर मालदीव से हमारे रिश्ते के बेहद अप्स एंड डाउन्स में रहे हैं और हम यह भी जानते हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पर मालदीव कितना कुछ डिराइव करता है भारत से। क्या कुछ रेसिप्रोकेशन में हम भी वह उम्मीद कर सकते हैं मालदीव से, या वह बेमानी होगा? यदि बेमानी होगा तो इकोनॉमिक फ्रंट पर मालदीव के साथ हमारे कैसे और क्या रिश्ते हो सकते हैं? नहीं, सिंह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इकोनॉमिकली हम वहां से बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो एक्सपेक्टेशन है या हम वहां पर जो अपने आप को उनके साथ संबंध बनाना चाहते हैं वो सिक्योरिटी रीजन से है। और सीधा सीधा वो ये है कि जो चाइना वहां एंटर कर रहा था, चाइना बहुत सारे ऐसे देशों में जहां जरूरत होती है वो एंटर करके और वो अपनी पकड़ बना लेता है उससे बचाव के लिए, क्योंकि भारत ने पहले ही बहुत इन्वेस्टमेंट वहां कर रखा है, बहुत प्रोजेक्ट भारत की तरफ से चल रहे हैं और भारत ने उनको लोन भी दे रखा है। तो भारत का सोच ये है कि जब वहां भारत के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, भारत ने लोन दिया है, तो सिर्फ उसको ये हम ना सोचें कि उनकी डेवलपमेंट हो रही है। भारत की जो इंडस्ट्री या भारत के जो कॉर्पोरेट वहां पर काम कर रहे हैं वो भी उनके लिए एक व्यापार का अपॉर्चुनिटीज है। तो वो इनडायरेक्टली बहुत बड़ा इकोनॉमिक जो सपोर्ट है वो भारत को है, क्योंकि भारत के लोग वहां काम कर रहे हैं। और दूसरा सुरक्षा सिक्योरिटी वो कंसर्न है, वो मुझे लगता है दोनों तरफ से भारत जो है वहां पर अपनी प्रेजेंस बनाकर संबंध बनाकर रखना चाहता है। और यही भारत की अभी सोच भी है कि छोटे छोटे देशों को किसी और बड़ी ताकत के सामने झुकने ना दिया जाए, गुलाम ना बनने दिया जाए और उनको जो है जो भी सपोर्ट है फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली वो करते रहें, ताकि वो अपनी सुरक्षा की वो उनकी भी चिंता ना हो और हमारे लिए भी सिक्योरिटी थ्रेट ना हो। नहीं, ठीक है। आप तो भले ही इकोनॉमिक फ्रंट पर ये मूव को दर्शक कैसे भी आके, लेकिन सिक्योरिटी फ्रंट पर मालदीव के साथ ये बातचीत काफ़ी कारगर होगी। बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों खास मेहमान का अपना वक्त देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ब्रिटेन में खासकर जो प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा रहने वाला है, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भारतवासियों को हो। सकारात्मक रास्ता पे यदि बातचीत चले, वह पहल हो, तो भारत को अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।